में सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे कि मोस्ट फेवरेट टॉपिक इस अटेम्प्ट में क्या क्या हो सकते हैं, उसी पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। देखेंगे कुछ ऑटम 22, स्प्रिंग 23, ऑटम 23, स्प्रिंग 24, ऑटम 24 के अटेम्प्टों में जो आई के सवाल आए हैं उनको अगर हम एक नज़र देखें तो उसमें हमें लगता ही है कि स्प्रिंग 25 में एनपीओ का क्वेश्चन आपको आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, फिर एरर का क्वेश्चन आएगा, ठीक हो गया, फिर रेशियो का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, फिर बोरिंग कॉस्ट और गवर्नमेंट ग्रांट का क्वेश्चन आपको आ सकता है। छोटे छोटे सवाल आ सकते हैं या मिक्स होकर भी आ सकते हैं। ईपीएस का ज़्यादा प्रॉबिलिटी यही है कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी। तो बच्चों हमें पहले लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस कर लेते हैं। तीन ऐसे टॉपिक हैं जो आपको 16-16 नंबर के आ सकते हैं। ईपीएस आ सकता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी आ सकता है और नोट आ सकता है। ये तकरीबन आपको 16-16 नंबर के आएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने नोट की प्रैक्टिस करनी है। नोट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 3-4 टॉपिक जो है आपके कवर हो सकते हैं। कौन कौन सा? नोट के अंदर आईएएस 16 और 20, 23, 36, 40, ये सारे टॉपिक आ सकते हैं, आए हुए हैं बल्कि। हाँ, लेकिन एक ही अटेम्प्ट में पांचों इकट्ठे नहीं आए। ये बात में लगी। ये कभी पहले तीन मिक्स होके आ गए हैं, कभी आखिरी तीन मिक्स होके आ गए हैं, कभी बीच वाले तीन मिक्स होके आ गए हैं। दो तीन स्टैंडर्ड वो मिक्स कर देता है। तो लेकिन सारे के पांच टॉपिक उसने कभी इकट्ठे मिक्स नहीं किए। ठीक है जी। नोट हमारी जो प्रीवियस रिसेंट हिस्ट्री है उसमें कब कब आया है वो देख लेते हैं। नोट से बच्चों एक्सट्रैक्ट्स में भी डाटा तकरीबन वही होता है, नोट में भी डाटा तकरीबन वही होता है। बस नोट में थोड़ी सी थ्योरी ज्यादा होती है जो आपने एंड पे लिखनी होती है, एक्सट्रैक्ट्स में वो थ्योरी नहीं होती। ठीक है, डाटा ऑलमोस्ट सेम होता है। तो हम एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन भी कर लेंगे ताकि हमारा जो टॉपिक्स है वो कवर हो जाए। अब देखें, स्प्रिंग 22 में आया था नोट, कितने नंबर का आया था जी? 18 नंबर का। आटम 22 में आया था, कितने नंबर का? 20 नंबर का। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट आए थे 17 नंबर के। फिर आटम 23 में आया था क्वेश्चन 17 नंबर का। फिर स्प्रिंग 24 में क्वेश्चन आया था नोट का, लेकिन वो शॉर्ट आया था, 13 नंबर का आया था। और फिर ऑटम 24 में जो था वो एंट्रीज आई थी। तो अब ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि नोट आएगा एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। पिछली 6 अटेम्प्टों में 4 दफा नोट आ चुका है। यहाँ तक की बात समझ लगी। तो नोट के आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। बहरहाल, तो हम पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं नोट की। स्प्रिंग 24 में जो सवाल आया था उसको देखते हैं। मैं बुलाता हूँ। ये देखिए जी, ये 13 नंबर का सवाल है कि आपने पूछा था स्प्रिंग 24 में सिंथेसिया लिमिटेड। ठीक है जी। इसमें जो 90% चीजें थी वो थी सारी की सारी उसके बारे में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में। तो आईएस 40 जो है आपका सारे का सारा वो इसमें रिवाइज हो जाएगा।
तो वो आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना। इसको एक दफा ऑफ करके ऑन करें जरा। नहीं नहीं, केबल कहाँ है? केबल पड़ी है कोई एक्स्ट्रा? हाँ है तो अच्छा जी, Synthesia Limited. SL obtained possession of property A from tenants on 30 April 23 when SL shifted its head office from property B to property A. अब आपने समझना है कि इसमें बेसिकली प्रॉपर्टी के यूजेज चेंज हो रहा है, उससे स्टैंडर्ड आपका चेंज हो रहा है। IS 40 में सबसे ज्यादा टॉपिक ही ये वाला टेस्ट होना है, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा टेक्निकलिटी है, इसी में सबसे ज्यादा जो है वो बच्चे मार खाते हैं। तो आई कैप भी सबसे ज्यादा यही पूछेगा। ठीक है जी, आपको भी यही आना है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छी तरह से आप तैयार कर लें। अब आपने देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे शिफ्ट हो रही है। एसल ऑब्टेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम टेनेंट्स, इसका मतलब है प्रॉपर्टी ए ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में थी। क्या हुआ, उसको उसने ले लिया और वहां पे अपना हेड ऑफिस शिफ्ट कर दिया। तो प्रॉपर्टी ए किस में शिफ्ट हो गई है? 16 में शिफ्ट हो गई। अच्छा जी, अब हमने याद रखना है असूल। असूल क्या है कि जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो रेंट पे दी हुई थी, अगर आपने खाली करवा के उसमें आप खुद शिफ्ट हो गए हैं, तो उस पर कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होता है? वो तो 16 अप्लाई होता है, क्योंकि आप खुद शिफ्ट हो गए, खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या करना क्या है, सबसे पहला ये है कि आप सबसे पहले देखेंगे उसकी फेयर वैल्यू क्या है। फर्ज करें ये कम जनवरी को उसकी कैरिंग वैल्यू थी 40, 30 जून को जिसने शिफ्ट किया है उसकी फेयर वैल्यू है 45। तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है, जिस दिन शिफ्ट किया है उस दिन उसकी पिछली वैल्यू को उस दिन की वैल्यू से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कितना गेन आया? 5 का गेन आया। अच्छा जी, तो पॉइंट ये है कि ये जो कैरिंग वैल्यू है ये पिछले साल के एंड पे फेयर वैल्यू थी। सोचो जरा एक मिनट के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हर साल के एंड पे आपने फेयर वैल्यू को देख के उसमें अपनी प्रॉपर्टी को क्या करना होता है, अपडेट करना होता है। तो ये जो 40 कैरिंग वैल्यू है पिछले साल के एंड पे, ये क्या थी, फेयर वैल्यू थी। लेकिन 6 महीने गुजर गए, मार्केट ऊपर नीचे हुई होगी, तो वैल्यू चेंज होगी। तो वो जो पिछले साल के एंड पे अपनी किताबों में आपने जो वैल्यू लिखी थी वो कैरिंग वैल्यू बन गई, क्योंकि फेयर वैल्यू जब आप किताबों में लिख लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, कैरिंग वैल्यू। 6 महीने गुजर गए, मार्केट वैल्यू ऊपर चली गई, तो अब फेयर वैल्यू ये है और कैरिंग वैल्यू ये। कितना गेन आया जी? 5 का गेन आया। ये 5 का गेन आप प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। इसमें रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। और अब आपकी प्रॉपर्टी कितने पे रिकॉर्ड होगी, बैलेंस शीट में 45 पे रिकॉर्ड होगी। ठीक हो गया। लेकिन अब जो 45 पे आपने फेयर वैल्यू को रिकॉर्ड कर लिया है, फेयर वैल्यू पे अपडेट कर लिया अपनी प्रॉपर्टी को, अब इसको आप शिफ्ट कर देंगे किसमें, IS 16 में शिफ्ट कर देंगे। ये प्रिंसिपल है। फिर IS 16 में शिफ्ट करने के बाद यही वैल्यू फ्यूचर में रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल होगी, यही वैल्यू कैरिंग वैल्यू होगी। अच्छा, IS 16 में फिर आगे 2 मॉडल हैं। कौन कौन से? एक है कॉस्ट मॉडल और एक है रीवैल्यूएशन मॉडल। अगर तो कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे थे तो 45 ही फ्यूचर रेफरेंस के लिए कॉस्ट बन जाएगी। कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे थे? कॉस्ट मॉडल। तो यही 45
IS 16 में जाके क्या बन जाएगी, कॉस्ट और रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट हो जाएगी। लेकिन अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे थे, रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे थे, तो यही 45 फ्यूचर रेफरेंस के लिए फेयर वैल्यू बन जाएगी। और साल के एंड पे आप दोबारा क्या करेंगे, उसकी रिवैल्यूएशन करेंगे। 45 से रिवैल्यूएशन करते हुए फर्ज करो साल के एंड पे उसकी वैल्यू क्या होगी, 50। तो 45 से 50 पे जब गए, 5 का गेन आया, 1 से गेन, वो गेन प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, वो गेन रीवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। और फिर उसके हिसाब से जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कॉस्ट मॉडल होता तो 45 पे डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी, रीवैल्यूएशन मॉडल के मुताबिक अब किस पे चार्ज होगी, 50 पे, तो डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज होगी। जब डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज होगी तो आपको सरप्लस ट्रांसफर करना पड़ेगा रिटेन अर्निंग। ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना अच्छी तरह से कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल था तो ट्रांसफर करने से पहले जो भी गेन लॉस होगा वो निकाल के प्रॉफिट लॉस में डाल देंगे। ट्रांसफर करने के बाद ये वैल्यू IS 16 में चली गई। अब IS 16 में अगले कौन सा मॉडल है, कॉस्ट है या रिवैल्यूएशन मॉडल है। तो अगर कॉस्ट मॉडल है तो 45 आपकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट। कॉस्ट पूरी जिंदगी में क्या करती रहेगी, डेप्रिशिएट। लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल है, तो 45 फ्यूचर में वहां पे 30 जून पे जाके उसको लेटेस्ट जो फेयर वैल्यू होगी उससे कंपेयर करेंगे। गेन आएगा तो रीवैल्यू सरप्लस में ले जाएंगे, लॉस आएगा तो प्रॉफिट लॉस में ले जाएंगे, क्योंकि पहली दफा लॉस आ रहा होगा। ठीक है ना। पहली दफा रिवैल्यूएशन में अगर लॉस आता है तो सीधा कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन वो याद रखा जाता है, क्यों, अगर 2 या 3 साल बाद अगर सरप्लस आए तो वो लॉस पहले रिवर्स करना होता है। याद आया कुछ कुछ। अच्छा जी। अब यहाँ पे सवाल पढ़ते हैं बच्चों। SL obtained possession of property A from tenants on 30 April 23 when SL shifted its head office from property B to property A. Property B was rented out immediately. अच्छा, यहाँ पे इसी वक्त एक और काम भी हो रहा है, प्रॉपर्टी बी भी शिफ्ट हो रही है। प्रॉपर्टी बी पहले क्या थी, IS 16 में थी, अब किस में जा रही है, 40 में जा रही है। 16 से 40 में जाने का क्या असूल है, 11:15 तक उनको कह देना, 11:30 तक फिर खाली वो करेंगे। हाँ ठीक है, लगा दिया तो। अच्छा बच्चों, क्लास आपकी ना तकरीबन 2 या 3 मिनट तक होगी, प्रोजेक्टर का इशू आ रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपकी क्लास 2 या 3 मिनट तक दोबारा स्टार्ट होगी। ऑन 30 अप्रैल 23 the fair value of property A was 740 million while the fair value of the property B was determined as equal to its carrying value। अच्छा, अब बच्चों अगर किसी तारीख को IS 16 से कोई प्रॉपर्टी IS 40 में नहीं चली जाए, ठीक हो गया, तो IS 16 में फर्ज करो कॉस्ट मॉडल था और IS 40 में फर्ज करो फेयर वैल्यू मॉडल था। तो IS 16 में कॉस्ट थी या कैरिंग वैल्यू थी आपकी, फर्ज करो 50, और उसी दिन आपने क्या करना है, ये उसकी कैरिंग वैल्यू थी, उसी दिन आपने फेयर वैल्यू पता करनी है। फेयर वैल्यू फर्ज करो 60, कितना गेन आया, 10 का। तो 10 का गेन 16 में ही रहेगा, ये 40 में ट्रांसफर नहीं होगा। अब फेयर वैल्यू जब आपकी 60 हो गई है तो ये फेयर वैल्यू क्या होगी, 40 में ट्रांसफर हो जाएगी। अब यहाँ पे एक इशू ये है कि सर जी यहाँ पे तो कॉस्ट मॉडल था। कौन सा मॉडल था, कॉस्ट मॉडल। तो कॉस्ट मॉडल में तो रीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं होता, तो ये तो 10 का गेन है, ये यहाँ पे क्यों रिकॉर्ड करेंगे, इसको तो IS 40 में ले जाना चाहिए था। तो पॉइंट ये है कि भाई स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने IS 40 को फेयर वैल्यू पे ही ट्रांसफर करना है। तो जब कोई प्रॉपर्टी आप IS 40 में लेके जाएंगे, फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे, तो फिर उसका गेन लॉस कहाँ जाएगा, वो पिछले स्टैंडर्ड में ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि फेयर वैल्यू बनी थी तो ट्रांसफर हुई थी, तो फेयर वैल्यू बनते ही उसकी जो गेन लॉस आएगा वो फिर पिछले स्टैंडर्ड में ही रह जाएगा। ठीक है जी। मतलब IS 16 के अंदर ही ये रीवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पे पड़ा रहेगा। अच्छा, कब तक पड़ा रहेगा, जब तक ये प्रॉपर्टी कारोबार में पड़ी रहेगी। क्या मतलब है, देखें जब आप ये फेयर वैल्यू पे ट्रांसफर कर देंगे इसको यहाँ पे, इसके बाद क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डेप्रिसिएशन होगी, बोलो 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 बोलो। और खोतिया, जब फेयर वैल्यू मॉडल होता है उसमें डेप्रिसिएशन नहीं होती, चवला। ठीक हो गया। अब पॉइंट ये है कि जब ये फेयर वैल्यू ट्रांसफर होगी वहां पे, तो उसमें तो डेप्रिसिएशन कोई नहीं होती। तो जब डेप्रिसिएशन नहीं होती तो फिर ये रीवैल्यूएशन सरप्लस कभी खत्म नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रीवैल्यू सरप्लस खत्म होना था हर साल जब एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन तो चार्ज ही नहीं हुई, तो जब एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई तो ये रीवैल्यू सरप्लस पड़ा रहेगा। कब तक पड़ा रहेगा, जब तक इस एसेट को आपने किताबों में रखा हुआ है। 40 साल तक अगर ये आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है तो 40 साल तक ये सरप्लस आपका पड़ा होगा।
हाँ, 40 साल बाद जब आप ये प्रॉपर्टी बेच देंगे उस दिन ये सरप्लस जो है वो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है जी। ये कंसेप्ट है आईएएस 16 से 40 में जाने का और 40 से वापस 16 में आने का। ये चीज है जो आईकैप टेस्ट करता है। इस कंसेप्ट को आपने अच्छी तरह से याद रखना है। अच्छा जी, द डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी ए एंड बी आर एज फॉलो। प्रॉपर्टी ए कब परचेज की थी? यकम जनवरी 21 को। कितने की परचेज की थी? 750 की। कितनी फेयर वैल्यू है 31 दिसंबर 2022 वाले दिन? 720। फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 2023 वाले दिन? 750। प्रॉपर्टी बी यकम जुलाई 21 को परचेज की थी। कितने की परचेज की थी? 500 की। पिछले साल के एंड पे उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी? 2023 के एंड पे उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 480। 60% ऑफ द कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू ऑफ बोथ प्रॉपर्टीज रेफर टू लैंड एलिमेंट। ये क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि अगर आपके दिमाग में है कि सर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो ये बात याद रखना है कि 60% जो वैल्यू है वो लैंड है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, बाकी 40% पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अगर तो करनी है, मतलब जरूरी नहीं है कि करनी हो, मतलब आईएस 40 में अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो फिर डेप्रिसिएशन बिल्कुल चार्ज नहीं होगी। यहां तक की बात में लगी। ऑन 1 फरवरी 2023 एसएल स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी सी विद व्यू टू अर्न रेंटल्स। अच्छा जी, अब सिर्फ पहले इस पे पहले पॉइंट को अच्छी तरह से देख लेते हैं, दोबारा से पढ़ लेते हैं। इस पहले पॉइंट में शुरू से लेकर एंड तक सारी दास्तान पहले क्लियर करते हैं, फिर पॉइंट नंबर 2 पे शिफ्ट होंगे। पेपर में भी आपने ऐसे ही करना कि जब तक पहला पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ आ गया, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब तक कंफर्म नहीं होता, तब तक दूसरे पॉइंट को पढ़ के उसमें मजीद मिक्स करने का फायदा कोई नहीं। तो पहला पॉइंट दोबारा अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या मैक्सिमम करना पड़ सकता है। दोबारा देखिए जी, हमारा साल का बैंड हो रहा है 31 दिसंबर का बैंड हो रहा है। ठीक है जी। यहाँ पे उसने कुछ मजीद इंफॉर्मेशन दी है, वो आप देख लेते हैं। फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। उसने बता दिया आईएस 40 में कौन सा मॉडल चलता है? फेयर वैल्यू। कॉस्ट मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन इज चार्ज यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 10%। रेंटल रेवेन्यू रिसीव ड्यूरिंग 2023 एंड अक्रूड एट 31 दिसंबर 2023 आर ₹45 मिलियन एंड 6 मिलियन रिस्पेक्टिवली। ये बात वो क्यों बता रहा है? ये आपके डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है कि आपने रेंटल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर जो रेंट कमाया है ना, वो आपने डिस्क्लोज करना है। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 5, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अमाउंटेड टू 25 मिलियन। ऑल फेयर वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय अल्फा ब्रदर्स एंड इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स। ओके जी। शो ईच प्रॉपर्टी इन ए सेपरेट कॉलम। कॉलम फॉर द टोटल एंड कंपैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनाना है। इसका मतलब है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट नहीं बना। किसका नोट बनाना है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनाना है। अच्छा, अब ये बात याद रखनी है बच्चों, नोट बनाते वक्त हम, चूंकि ये बनाना है 2023 का, ठीक है जी, किसका बनाना है? और 22 का नहीं बनाना। उसने कहा कंपैरेटिव्स और नॉट रिकॉर्ड, 22 का नहीं बनाना, 2023 का बनाना। तो फिर हमारा नोट शुरू होगा यकम जनवरी 23 से। कहां शुरू होगा? यकम जनवरी 23 से। और यकम जनवरी 23 वाले दिन हमारे पास इन दो प्रॉपर्टीज में से कौन सी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी? ए और बी में से कौन सी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर पड़ी हुई थी यकम जनवरी 23 वाले दिन? पढ़ लेना जरा, शाबाश। प्रॉपर्टी ए, उसका बैलेंस आएगा ओपनिंग बैलेंस के तौर पे। क्या प्रॉपर्टी बी यकम जनवरी वाले दिन आईएस 40 में थी? तो उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा। प्रेजेंटेशन का तरीका समझ आ गया? भाई जो आईएस 40 के मुताबिक यकम जनवरी को वैल्यू थी वो शो करोगे। जो आईएस 40 में थी ही नहीं, उसको ब्रॉडन के तौर पे नहीं लिख सकते। वो ब्रॉडन कहां पे लिखी होगी वाला? वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नोट में लिखी होगी ब्रॉडन के तौर पे, क्योंकि वो उस वक्त वहां पे थी। ठीक हो गया? हम किसका नोट बना रहे हैं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट उसने नहीं मांगा। तो जो चीज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ब्रॉट डाउन थी, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में उसी वक्त नहीं हो सकती, और जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में है वो उसी वक्त प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दो अलहदा से स्टैंडर्ड्स हैं, ये दो अलहदा से कैटेगरीज हैं। ठीक हो गया जी? तो बच्चों, इसका मतलब ये हो गया प्रॉपर्टी ए का ब्रॉड डाउन बैलेंस आएगा, लेकिन प्रॉपर्टी बी का ब्रॉड डाउन बैलेंस नहीं आएगा। अच्छा, प्रॉपर्टी ए का ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना आएगा? 720। जो पिछले साल के एंड पे क्लोजिंग वैल्यू है, वही इस साल के शुरू में ओपनिंग वैल्यू हो।
कि यहाँ तक की बात समझ आ गई? ओपनिंग बैलेंस बच्चों कितना लिखेंगे प्रॉपर्टी में? 720 का लिखेंगे। कितना लिखेंगे? और प्रॉपर्टी बी में कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यकम जनवरी वाले दिन वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में थी ही नहीं। यहां तक की बात में लगी? अच्छा, अब अगला पॉइंट। यकम जनवरी से टाइम गुजरा, जनवरी का महीना गुजर गया, फरवरी का महीना गुजर गया, मार्च का महीना गुजर गया, अप्रैल वाले दिन कुछ हुआ है। क्या हुआ? प्रॉपर्टी ए कहाँ चली गई? प्रॉपर्टी प्लांट के में चली गई। हमने अभी अभी तरीका पढ़ा है ट्रांसफर का, क्या आपने ट्रीटमेंट, क्या तरीका फॉलो करना। हमने पढ़ा है कि वो जो 720 थी, ये फेयर वैल्यू होगी पिछले साल के आखिरी दिन। ये क्या थी? फेयर वैल्यू। और अगले साल के पहले दिन वो कैरिंग वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि आप उसको रिकॉर्ड कर चुके हैं। जो चीज बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दी वो उसकी कैरिंग वैल्यू बन गई। अब वो फेयर वैल्यू क्या बन गई? कैरिंग वैल्यू। किस दिन ये शिफ्ट हुई है? 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल वाले दिन मार्केट वैल्यू क्या है? 740। तो 720 आपकी बन गई फेयर वैल्यू। 30 अप्रैल वाले दिन आपकी मार्केट वैल्यू क्या बन गई? 740। कितना गेन आया? ये गेन 16 में लेके रहेंगे, 40 में रखें? ये गेन 16 में रखें या 40 में लेके रहें? हाँ जी, बताएं जरा। ये जो 20 का गेन है, इस वक्त ये पॉइंट ये है कि इस वक्त ये प्रॉपर्टी कहां पड़ी हुई है? ये स्टैंडर्ड में पड़ी हुई है, 40 में। तो जब तक ये ट्रांसफर नहीं हुई, तब तक उसके ऊपर जो कुछ भी है, चाहे इंपेयरमेंट हुई है, चाहे गेन हुआ है, चाहे जो मर्जी हुआ है, वो उसी स्टैंडर्ड में रहेगा जब तक वो ट्रांसफर नहीं हो जाता। जब तक वो ट्रांसफर नहीं हो जाता, तब तक वो जो कुछ भी है वो उसी स्टैंडर्ड में है। ट्रांसफर होने के बाद कोई भी गेन लॉस आता है तो वो फिर नए स्टैंडर्ड में होगा। पॉइंट समझ आ गया? पहला सवाल आपने ये करना है, क्या ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है? नहीं, अभी तो नहीं हुई, अभी तो हमारे पास ही पड़ी है। इस पे गेन आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो फिर इतनी रिकॉर्ड करो ना। जब ट्रांसफर हो जाएगी तो गेन लॉस का जिम्मेदार अगला स्टैंडर्ड है। अगर ट्रांसफर नहीं हुई तो गेन लॉस का जिम्मेदार यही स्टैंडर्ड है। 720 थी, अब क्या हो गई है? 740। कितना गेन आया? 20 का। अभी ट्रांसफर हो गई है, अभी तो नहीं हुई, तो फिर इधर ही गेन लॉस रिकॉर्ड। तो अगर ये गेन आ रहा है 20 का, तो ये गेन जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ही रिकॉर्ड होगा। और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रिकॉर्ड होगा तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट में शो भी होगा। पॉइंट समझ आ रहा है? अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रिकॉर्ड होगा तो उसके नोट में फिर शो भी करेंगे। 720 उसकी कैरिंग वैल्यू बन गई, 20 उसमें गेन ऐड हो गया, कितनी बन गई? 740। अब करेंगे ट्रांसफर। अब क्या करेंगे? जब ट्रांसफर करेंगे तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में से डिलीट हो जाएगी। कितनी वैल्यू से डिलीट होगी? 740 से डिलीट होगी। तो जब 740 से डिलीट करेंगे उसका मतलब यह है कि यहां से 740 माइनस कर दें। अभी यहां से निकल गई। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अगर आप नोट बना रहे होते, प्रॉपर्टी ए का कॉलम बना रहे होते, तो क्या उसमें ओपनिंग बैलेंस आ रहा होता? नहीं आ रहा। कोई गेन लॉस आ रहा होता? नहीं आ रहा होता। लेकिन वहां पे ट्रांसफर के नाम से एक लाइन आ रही होती, और वहां पे क्या लिखा होता? 740 लिखा होता। ये 740 जो यहाँ पे माइनस हो रहा है, वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के नोट पे ऐड हो रहा होता। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, क्योंकि बच्चों ये खत्म ही होगी स्टोरी, इसकी दास्तान खत्म हो गई है, तो इसमें कोई एडिशन वगैरह, कोई डिलीशन, कोई इंपेयरमेंट, कोई डेप्रिसिएशन नहीं आनी। इसकी क्लोजिंग वैल्यू होगी 0। और समझ आ गई बात की? अगला पॉइंट, प्रॉपर्टी बी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी बी यकम जनवरी 2023 वाले दिन कहां पे पड़ी हुई? प्रॉपर्टी प्लांट के ऊपर पड़ी हुई थी। कितने पे पड़ी हुई थी? 440 पे नहीं पड़ी हुई थी, खोते हो। कैसे पता लगा? उसने बताया हुआ है सवाल में कि कॉस्ट मॉडल फॉलो होता था वहां पे। क्या फॉलो होता था? कॉस्ट मॉडल। तो जब कॉस्ट मॉडल फॉलो होता था तो फिर फेयर वैल्यू कैसे पड़ी हुई? समझ लगी? तो वहां पे 440 नहीं पड़ी होगी। अच्छा, ये 500 तो कॉस्ट है, लेकिन क्या आज तक 500 पे ही पड़ी होगी? नहीं, ये कॉस्ट तो थी यकम जुलाई 2021 वाले दिन। इसका मतलब है अब आपको यहां पे उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करके कैरिंग वैल्यू या रिमेनिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिसको ट्रांसफर करना। 500 उसकी कॉस्ट थी यकम जुलाई 2021 वाले दिन।
इसका मतलब है 2021 में 6 महीने डेप्रिशिएट होगी, 2022 का पूरा साल डेप्रिशिएट होगी। फिर 1 जनवरी 2023 का आंसर आएगा। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, डेप्रिशिएट करते वक्त ये बात याद रखनी है, क्या 500 को सीधा सीधा डेप्रिशिएट कर दें? नहीं, उसमें उसने कहा है कि भाई 60% तो लैंड है, इसका मतलब है 500 के करेंगे दो टोटे। कौन से वाला? एक 200 वाला और एक 300 वाला। ये 300 वाला लैंड है, इसको नहीं हाथ लगाना, ये बिल्डिंग पोर्शन है। डेप्रिशिएट इस 200 ने होना है। अच्छा, फिर रेट क्या है जी? 10%। मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग मेथड। तो पहले साल मतलब 2021 में इसको 200 को डेप्रिशिएट करेंगे, 10% रेट लगाएंगे, इंटू 6/12 करेंगे, तो 200 माइनस 10। 2021 के एंड पे आपकी रिमेनिंग वैल्यू कितनी रहेगी? 190। अगले साल इस 190 ने डेप्रिशिएट होना, इसके ऊपर लगेगा 10% रेट, क्या आंसर आएगा? 19। वो माइनस कर देंगे तो पीछे क्या बच जाएगा? 171। ठीक है जी। तो क्या आपकी प्रॉपर्टी 171 की है? नहीं, वो लैंड आपने नहीं भूलना, वो लैंड डेप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन जब प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू निकालेंगे तो ये जमा होगा साथ। तो 471 आपकी इस प्रॉपर्टी की कैरिंग वैल्यू थी 31 दिसंबर 2022 वाले दिन। हजम शुद। अब इस 471 को कंपेयर करना है किसके साथ? जिस दिन ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है। किस दिन ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है? 30 अप्रैल को ट्रांसफर हुई है। अच्छा, 30 अप्रैल को ये ट्रांसफर हुई है, तो 30 अप्रैल वाले दिन तक भी तो महीनों की 4 महीनों की डेप्रिसिएशन आनी, क्या नहीं आनी? ये वाली वैल्यू तो 1 जनवरी को थी ना, तो 30 अप्रैल तक कितने महीने गुजर चुके हैं? 4 महीने। तो आप 171 पे रेट लगाएं, 10% इंटू 4/5 करें, 12 करें, क्या आंसर आएगा जी? 5.7 की मजीद डेप्रिसिएशन आएगी। 30 अप्रैल वाले दिन आपकी कैरी वैल्यू क्या निकल आएगी? 465.3। ये कैरिंग वैल्यू है। तरीका वारदात समझ आ रहा है कि भाई ये सारी चीज आपने याद रखनी है पेपर में कि भाई उस पर कॉस्ट मॉडल था। ये तो कॉस्ट मॉडल दिया ना, ये आपने बड़ा सोच समझ के दिया है। देखो, अगर फेयर वैल्यू मॉडल होता, क्या होता? तो जो आप सब लोगों के दिमाग में आ रहा है वही हो रहा होता। 440 पे ही वैल्यू पड़ी होती। पीछे दास्तान क्या चल चुकी है हमें उसे कोई लेने देने नहीं होता। हमने कहा था कि पिछले साल के एंड पे फेयर वैल्यू ये पड़ी हुई है, यही होगी। आई क्या आपको पता था कि अगर मैंने यहाँ पे कॉस्ट मॉडल की जगह फेयर वैल्यू मॉडल लिख दिया या रिवैल्यूएशन मॉडल लिख दिया, तो ये बच्चे ये सारी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, और होनी भी नहीं है तो करेंगे कैसे? लेकिन उसने सिर्फ क्या किया? रिवैल्यूएशन मॉडल की जगह कॉस्ट का वर्ड यूज कर दिया, और बच्चों ने वही गलती की जो सोच के बैठा हुआ। कि बच्चे क्या करेंगे, चूंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल है, तो वो हर चीज में फेयर वैल्यू ही घुसा के बैठे होंगे। तो यही हो रहा है आप लोगों के साथ। क्या आपने कहा ये फेयर वैल्यू है, तभी फेयर वैल्यू होगी, हालांकि वो स्टैंडर्ड उस वक्त कोई और है, ये स्टैंडर्ड कुछ और है। तो लिहाजा डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट जो है वो उन्होंने मिस कर दिया होगा। अभी आपके वो अबाव अजदाद के हम कमेंट्स भी पढ़ते हैं कि उन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त क्या चले मारी थी। अच्छा जी, अब बताएं जी, जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस दिन फेयर वैल्यू कितनी थी? हाँ, वो कहता है जी प्रॉपर्टी बी वाज डिटरमाइंड एज इक्वल टू इट्स कैरिंग वैल्यू। कहता है प्रॉपर्टी बी की फेयर वैल्यू भी 465.3 थी। इसका मतलब है जिसकी कैरिंग वैल्यू गलत उसकी फेयर वैल्यू भी गलत। तो बात में लगी है। अब ये मुझे नहीं पता ये 5.7 आपने सही निकाला है या इसमें गड़बड़ की है। ये जो आपने लिखवाया मैंने वही लिखा हुआ, और सही लिखा है कि गलत लिखा है? चलो जी, अब यहां पे लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट के ऊपर कितना? 465.3। ये 465.3 कहां से आया? ये कैलकुलेशन समझ आएगी सब जी। ये ट्रांसफर किया है कहां से? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से। उसके बाद अगला पॉइंट, अब अप्रैल 30 अप्रैल पे खड़े थे, ट्रांसफर हो गया, ओके। अब आप पहुंचे 31 दिसंबर में पहुंचे हैं। कहां पहुंचे हैं? 31 दिसंबर 2023 में पहुंचे हैं। प्रॉपर्टी ए की फेयर वैल्यू कितनी है? 750। प्रॉपर्टी ए की फेयर वैल्यू से हमें कोई लेना देना है? इससे हमें कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि आप बी में चले गए।
क्योंकि अब ये पीपी में शिफ्ट हो चुकी है, अब वो जाने और उसका स्टैंडर्ड जाने। प्रॉपर्टी बी क्योंकि इस वक्त हमारे पास है, तो प्रॉपर्टी बी को हम देखेंगे फेयर वैल्यू। प्रॉपर्टी बी की 31 दिसंबर वाले दिन फेयर वैल्यू कितनी है? 480 है। हम इस 465 को 480 से कंपेयर करेंगे। 30 अप्रैल वाले दिन ये फेयर वैल्यू थी, लेकिन अब 31 दिसंबर वाले दिन ये फेयर वैल्यू नहीं है, फेयर वैल्यू चेंज हो गई है। अब ये फेयर वैल्यू नहीं रही, अभी कैरिंग वैल्यू बन गई। तो 465.3 और 480 के दरमियान अगर हम देखें तो 14.7 का गेन है। तो क्या ये 14.7 का गेन IAS 16 में जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर हो चुकी है प्रॉपर्टी। ट्रांसफर होने के बाद का गेन लॉस वो उस स्टैंडर्ड का है जहां पे ट्रांसफर हो चुकी है, पिछले स्टैंडर्ड का अभी से कोई लेना देना नहीं है। तो 14.7 का हम गेन रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो 14.7 का गेन रिकॉर्ड किया, 465.3 से ट्रांसफर हुई, तो क्लोजिंग वैल्यू क्या आ जाएगी? 48। ये वो जो टोटल एडजस्टमेंट थी इस पार्ट 1 की, पॉइंट नंबर 1 की, जिसको हमने यहाँ पे प्रेजेंट करना। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसमें कोई पंगा है तो बता दें। हाँ जी, हाँ 171 के करना ना डेप्रिशिएट, लैंड को तो करना ही नहीं है। 171 इंटू 10% इंटू 4/12। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया बच्चों हमारा। पॉइंट नंबर 2, ऑन 1 फरवरी 2023, इसी साल की बात हो रही है, लेकिन इसी साल के पहले महीने की बात नहीं हो रही, दूसरे महीने की बात हो रही है। 1 महीना गुजर चुका है। SL started construction of property C with a view to earn rentals in the future. ओके, क्या बच्चों पहले दिन ही हमें नीयत क्लियर है कि हम इस प्रॉपर्टी के साथ क्या सलूक करेंगे? अगर पहले दिन ही नीयत क्लियर है कि इसको हम रेंटल पर्पस के लिए यूज करेंगे, तो पहले दिन से ही ये IAS 40 में जाएगा। इसको हम प्रॉपर्टी प्लान के ऊपर में नहीं रख सकते। अच्छा, अगर पहले दिन वो कंस्ट्रक्शन तो शुरू कर देता, लेकिन ये लिखा होता कि पता नहीं है कि क्या करेंगे इस बिल्डिंग का, तो फिर तो कहते बिल्डिंग बना रहे हैं, अभी अभी बना रहे हैं, अभी नहीं पता इसको इस्तेमाल करेंगे या रेंट पे देंगे या क्या करेंगे, कुछ नहीं पता, तो फिर क्या होता? फिर भी ये प्रॉपर्टी प्लान के ऊपर में जाओ। ठीक है जी। अनडिटरमाइंड फ्यूचर यूज, ऐसी प्रॉपर्टी जिसका आपको पता नहीं है कि आपने क्या करना। ठीक है जी। ऐसी प्रॉपर्टी जिसका आपको पता नहीं है कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे या रेंट पे दे देंगे या बेटे को गिफ्ट कर देंगे या क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। तो कहता है ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बारे में आप क्लियर ही नहीं है कि आपने क्या करना है, वो भी कहाँ लेके जाएंगे? 40 में लेके जाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि अगर आई कैप यहाँ पे विद ए व्यू टू अर्न रेंटल ना लिखा होता, ये लिखा होता विद अनडिटरमाइंड फ्यूचर यूज, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या करेंगे, स्टिल वो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? वो 40 में जाएगी। ठीक है जी। बराबर 40 में, 40 में, 16 में क्यों जाएगी? 40 में जाएगी। 16 में कौन सी प्रॉपर्टी होती है बोला? जिसको यूज करना हो। हाँ, तो यूज करने की बात कहाँ से आई? IAS 40 में एक क्लास मौजूद है, क्या कि एक वेली पड़ी हुई है, याद है? IAS 40 में कौन सी प्रॉपर्टी जाती है? जिसको रेंट पे दिया हो या जिसको खाली छोड़ा हो। ये खाली पड़ी हुई है, आपको पता ही नहीं क्या करना है, तो वो चीज जो वेली पड़ी हुई है, आपको पता ही नहीं क्या करना है, वो किस में जाएगी? 40 में जाएगी। ठीक है जी। The construction was completed on 30 अप्रैल 2023 at a total cost of 430 million. ठीक है जी। द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 30 सितंबर को कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होगी बच्चों 430 मिलियन की। दिस इंक्लूडेड ₹7 million and 12 million फॉर प्रोफेशनल फी फॉर लीगल सर्विसेज एंड abnormal wastage ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक की बात में लगी बच्चों? अब कंस्ट्रक्शन पे कितना खर्चा आया? 430 मिलियन। उसमें 7 मिलियन किस चीज का है? अच्छा, इंक्लूडेड का वर्ड लिखा हुआ, क्या मतलब है इसका? क्या इस 7 मिलियन इसके अंदर शामिल है कि नहीं है? ये 12 मिलियन इसके अंदर शामिल है कि नहीं है? अब पॉइंट ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 7 मिलियन एंड 12 मिलियन फॉर प्रोफेशनल फी फॉर लीगल सर्विसेज,
मतलब किसी लॉयर को आपने पैसे दिए हुए हैं। एंड abnormal वेस्टेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन रिस्पेक्टिवली, और बाकी जो कुछ है वो सीमेंट वगैरह या ईंटें वगैरह या बजरी वगैरह बारिश में खराब हो गए, उसमें नुकसान कितना हुआ जी? 12 मिलियन। और 7 मिलियन क्या है? हमने किसी लॉयर को पैसे दिए हैं प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर करवाने के लिए। अब बताओ कौन सी कॉस्ट इस 430 में होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए? 7 मिलियन होनी चाहिए, लेकिन 12 नहीं होनी चाहिए। क्या 12 ऑलरेडी शामिल है? अब क्या करें? निकाल देंगे। अच्छा, अब बच्चों ये ना लिखा होता, ये इंक्लूडेड का वर्ड ना होता, तो फिर क्या करते? 7 मिलियन शामिल नहीं है तो कर देते, और 12 मिलियन को माइनस ना करते। वो है ही नहीं तो माइनस क्यों कर रहे हैं? पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंक्लूड है या नहीं है, ये आपको जानना बड़ा जरूरी है। ठीक है भाई? तो फाइनल फिगर क्या हो जाएगी बच्चों? 430 में से 12 माइनस कर देंगे तो 418 हो जाएगी। अब ऑपरेटिंग लॉसेस ऑफ 10 मिलियन वर आल्सो इनकर्ड। ऑपरेटिंग लॉस का कंसेप्ट क्या है बच्चों? फर्ज करें आपने बिल्डिंग बनाई, उसमें 200 कमरे थे। कितने कमरे थे? 200 कमरे। आपने हॉस्टल के तौर पर बिल्डिंग चलानी थी। 200 कमरे में से 20 कमरे रेंट पे चढ़े, बाकी 180 कमरे खाली। अब 180 कमरे खाली हैं, उससे आपको कुछ रेंट आना था, वो नहीं आया क्योंकि कमरे खाली। तो उसकी वजह से आपको पहले 3-4 महीने काम करते करते नुकसान हो गया 10 मिलियन, क्योंकि कमरे खाली। ठीक है जी? तो अगर 10 मिलियन का नुकसान हो गया है, तो क्या ये नुकसान बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल करेंगे? ये नुकसान बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। पॉइंट समझ लग गया? ये बात IAS 16 में भी लिखी हुई है और 40 में भी लिखी हुई है कि ऑपरेटिंग लॉसेस, अगर आप बिल्डिंग को चलाएं और उसमें लॉसेस आ जाएं तो उसको कभी बिल्डिंग में शामिल नहीं करेंगे। वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, वो आपके बिजनेस के ऑपरेशंस का खर्चा है। वर आल्सो इनकर्ड बिफोर द प्रॉपर्टी वाज रेंटेड आउट ऑन 1 दिसंबर 2023। अच्छा जी, कहता है प्रॉपर्टी हमने रेंट पे दी है 1 दिसंबर को। ओके, तो बच्चों बिल्डिंग कब मुकम्मल हो गई थी? 30 सितंबर को मुकम्मल हो गई थी, और रेंट पे दिया 1 दिसंबर को। कितने महीने बीच में आए? 2 महीने। तो 2 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पहली बात तो ये कभी IAS 16 में बिल्डिंग गई नहीं। जो चीज IAS 16 में है ही नहीं, उस पर डेप्रिसिएशन कहां से आनी है? ये बिल्डिंग पहले दिन से किस स्टैंडर्ड के अंदर है? 40 के अंदर है, और 40 में मॉडल कौन सा है? तो उस पर डेप्रिसिएशन आनी कोई नहीं होती। यहां तक की बात नहीं लगी? हम बस यहाँ पे अपनी कॉस्ट फाइनल करेंगे। 430 माइनस 12, 418। सितंबर में भी बच्चों कैरिंग वैल्यू या कॉस्ट यही थी, और दिसंबर में भी कैरिंग वैल्यू या कॉस्ट यही थी। डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा, अब अगला पॉइंट, फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी सी वाज डिटरमाइंड एज 380 मिलियन, 390 मिलियन एंड 395 मिलियन एज ऑन 30 सितंबर 2023, 1 दिसंबर 2023 एंड 31 दिसंबर 2023 रिस्पेक्टिवली। अब आई कैप ने आपको 3 फेयर वैल्यू दी है, ये देखने के लिए कि आप लेजेंड्स क्या क्या करेंगे। ठीक है जी? अब स्टैंडर्ड में हो तो हमने ये पढ़ा कि हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू को कंपेयर करेंगे कैरिंग वैल्यू। स्टैंडर्ड में बात ये लिखी हुई, जबकि आई कैप ने आपको 3 फेयर वैल्यू दी है। 30 सितंबर जिस दिन बिल्डिंग मुकम्मल हुई, 1 दिसंबर जिस दिन बिल्डिंग रेंट पे दी, और 31 दिसंबर जो आपकी बैलेंस शीट डेट है। तो हमने किसको देखना है? हम 418 को पकड़ के किससे कंपेयर करेंगे बच्चों? 395 से कंपेयर करेंगे बस। बाकी बीच में जो 418 को 400 380 से कंपेयर करना है या 390 से कंपेयर करना है, ये मंथली मसले हैं। अल्टीमेटली बैलेंस शीट में क्या रिपोर्ट होना हमने तो वो देखना है ना। हर महीने क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है? अगर आप हर महीने फेयर वैल्यू से कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे तो साल में 12 दफा तो आप कंपैरिजन ही करते रह जाएंगे। तो महीने वाले चक्कर नहीं पड़ना, सिर्फ बैलेंस शीट डेट पे देखेंगे कि भाई किस डेट पे क्या, बैलेंस शीट डेट पे क्या वैल्यू थी। हाँ जी। आपकी 418 कैरिंग वैल्यू थी और फिर वैल्यू 395, क्या हुआ? कितना? ठीक है जी? तो बच्चों आप यहाँ पे, अच्छा ये 418 आपने याद रखना है, ये ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट के ऊपर नहीं है, ये है आपका एडिशन।
ये आपका क्या है जी, एडिशन है। कितना, 418 का। यहां तक की बात सुन लगी। लेकिन ईयर एंड पे लॉस हुआ कितना, 23 का लॉस हुआ। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या रहेगा, 395 आ। क्या ये बात सबको समझ आ गई थी। तो इस तरह से बच्चों आपका ये जो नोट है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब नीचे अंग्रेजी क्या क्या लिखनी होती है, ये IS 40 के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा IS 40 के जो नोट होता है उसके नीचे क्या क्या लिखना होता है। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि भाई इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में मॉडल कौन सा फॉलो होता है, कौन सा फॉलो होता है, फेयर वैल्यू। दूसरा फिर हम ये बताएंगे भाई वैल्यूएशन किसने की है, यही बात IS 16 में भी पढ़ते थे हम, कि जिस पार्टी ने वैल्यूएशन करके फेयर वैल्यू बताई हमें, वो पार्टी है कौन सी, उसका नाम क्या है, और क्या वो इंडिपेंडेंट थे या डायरेक्टर के भतीजे भांजे थे। तो क्या बताएंगे जी, फेयर वैल्यू वाज डिटरमाइंड बाय अल्फा ब्रदर्स एंड इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स। फिर उसके बाद तीसरी बात हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में बतानी है कि ड्यूरिंग द ईयर इस प्रॉपर्टी से हमने कितनी इनकम कमाई, वो उसने यहाँ पे सवाल में आपको बताई हुई है। ठीक है जी। रेंटल इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बस 51 मिलियन, इकट्ठा कर देंगे 4506 को इकट्ठा कर देंगे, क्या लिख देंगे, 51 मिलियन। फिर उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितनी हुई है जी, रिपेयर मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बस 25 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी। ये चार बातें आपने बतानी होती, कितनी बातें बतानी है, चार बातें। पहली बात कौन सी है, मॉडल कौन सा यूज हुआ, दूसरी बात, हाँ इंडिपेंडेंट फर्म थी कि नहीं थी, तीसरी बात, कितना रेंट कमाया, चौथी बात, बेटरमेंट। ठीक है जी। आपको याद होगा बच्चों, इनकम टैक्स का अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, हेड पता ना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो आप वहां पे उस वक्त प्रॉपर्टी के मालिक हैं, प्रॉपर्टी के मालिक आप हैं, तभी तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आप रिटर्न में डाल रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी के मालिक ना हो तो वो नहीं डाल रहे आप, ठीक है ना। तो उसमें यही चीजें आपने बतानी होती, इस प्रॉपर्टी से ड्यूरिंग द ईयर मुझे कितना रेंट आया। ठीक है जी। और उसमें अगर आपको पता हो रिपेयर अलाउंस भी माइनस होता है इन केस ऑफ कंपनी, अगर आप रजिस्टर्ड है कंपनी के तौर पर, ऐसे ही है, EOP के तौर पर रजिस्टर्ड है या सिंगल पर्सन है तो फिर तो नहीं होता। लेकिन अगर आप कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है तो फिर आप क्या करते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी अलाउंस माइनस करते हैं 20%, ऐसी है ना। वो 1/5 है कि 20% है, हाँ जी। तो बच्चों ये उसी तरह की चीजों को सपोर्ट करने के लिए IS 40 में ये चीजें लिखी हुई हैं कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ओके आप कंपनी है, यस, तो इसके ऊपर आपने कितनी रेंटल इनकम कमाई और आपने कितना रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा किया। ठीक है जी। तो ये चीज़ें उससे मिलती जुलती हैं कि भाईजान आपने कितना इनकम कमाई वो बताओ, कितना रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हुआ वो बताओ, किस मॉडल कौन सा फॉलो हो रहा है वो बताओ, और इंडिपेंडेंट फर्म थी या नहीं थी वो बताओ। ठीक है जी। ये चार बातें आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट में बतानी होती हैं। तो अगर इससे पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया तो ये क्वेश्चन फुल एंड फाइनल प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी अगर आप इसको घर जाके एक दफ़ा कर लेंगे। समझ लगी बात ही। तो बच्चों ये एक सवाल से आपका पूरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड भी रिवाइज हो जाता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सबसे जो मेन चीज है ना वो ट्रांसफर है, कि अगर एक प्रॉपर्टी दूसरे स्टैंडर्ड में जाएगी तो क्या क्या करना पड़ेगा। अच्छा, पार्ट बी में उसने क्या मांगा, अज्यूमिंग दैट SL फॉलो कॉस्ट मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ए ऑन 30 अप्रैल 2023। कहता है फर्ज करो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए फेयर वैल्यू मॉडल यूज ना कर रहे होते, क्या यूज कर रहे होते, कॉस्ट मॉडल, तो फिर एंट्री पास करें टू रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ए ऑन 30 अप्रैल 2023। प्रॉपर्टी ए कौन सी थी भला, जो 16 से 40 में गई थी या 40 से 16 में गई थी, 40 से 16 में गई थी। अब वो कह रहा है कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है, कौन सा मॉडल यूज हो रहा है, तो फिर जो कॉस्ट होगी वही ट्रांसफर कर देंगे आगे। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया। देखो 16 में भी कॉस्ट मॉडल है और 40 में भी कॉस्ट मॉडल है, तो जो उसकी उस दिन तक की कैरिंग वैल्यू होगी, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वाली वैल्यू, उसी कैरिंग वैल्यू को पकड़ेंगे, अगले स्टैंडर्ड में ट्रांसफर कर देंगे, कोई गेन लॉस नहीं आएगा। अच्छा, ये बात करके उसने बेसिकली आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है प्रॉपर्टी पे डिप्रिसिएशन चार्ज कर। अब आपको दोबारा से देखना पड़ेगा प्रॉपर्टी कब ली थी,
ये रकम जन 21 को ली थी, कितने की ली थी? 750 की। तो बच्चों 21 के पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त ये पॉइंट याद रखना आपने कि 750 में से 60% तो लैंड है, लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रही, तो 750 के हो जाएंगे दो टोटे, लैंड वाला टोटा लहदा, बिल्डिंग वाला लहदा। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन होनी है, बिल्डिंग वाला कंपोनेंट कितने का आ रहा है? 750 करें 40%, क्या आ जाएगा? 30%, 300, 300। 2021 में पूरा साल की डेप्रिसिएशन आएगी, 2022 में भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी, और 2023 में वो किस दिन को शिफ्ट हुआ था? 30 अप्रैल को, 4 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी। ठीक है जी। 750 के दो टोटे किए, एक 300 वाला और एक 450 वाला। इस 300 में से पहले माइनस करेंगे 30, 270 आ जाएगा, फिर इसमें से माइनस करेंगे 27, क्या आ जाएगा? और इसमें 4 महीनों की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, 243 इंटू 10% इंटू 4/12। हाँ जी, 8.1 कैरिंग वैल्यू निकालें, 234.9, लेकिन वो लैंड भी तो बीच में शामिल होगा ना। उस दिन 30 अप्रैल वाले दिन उस प्रॉपर्टी की कैरिंग वैल्यू 684.9 थी। ठीक है जी। तो बच्चों हम क्या एंट्री पास करेंगे? हम एंट्री पास करेंगे 684.9 से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट। क्या डेबिट करेंगे जी? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट 684.9 से, और इन्वेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी हमारे पास पड़ी हुई 750 में, कॉस्ट क्रेडिट, और जितनी भी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो डेबिट। अब याद रखना बच्चों कि IAS 40 में कॉस्ट 750 ही थी। कॉस्ट कितनी थी? 750 ही थी। तो उसके साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी पड़ी हुई थी, लेकिन जब ये IAS 16 में शिफ्ट कर देंगे ना, तो IAS 16 में कॉस्ट 750 नहीं होगी। मेरी बात समझ आ रही? आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, रसीदें मौजूद हैं, जिसपे लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी आपने 750 मिलियन की ली थी, वो बंदा भी जिंदा है जैसे आपने ली थी। कितने की ली थी? 750। लेकिन जिस दिन आप इसको ट्रांसफर कर देंगे IAS 16 में, तो बच्चों हम ये नहीं कहेंगे वो 750 की, अब 684.9 आपकी कॉस्ट बन जाएगी। ये जो इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, क्या क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी उठा के उस कॉस्ट मॉडल में ले जाएंगे? नहीं, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस दिन खत्म कर दी हमने, इसको हमने डिलीट कर दिया। अब वो कैरिंग वैल्यू ही अगले स्टैंडर्ड में जाके क्या बन जाएगी? कॉस्ट। अगले स्टैंडर्ड में इस वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करके डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यहां तक की बात में लगे। अब 750 को अगले साल से डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। अब 684.9 आपकी क्या बन जाएगी? कॉस्ट। और इस कॉस्ट को उसकी बाकी की जिंदगी पे क्या करेंगे? डिवाइड करके डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये नहीं कहेंगे सर वो पहले तो हम 750 पे डिवाइड किया करते थे, स्टोरी खत्म हो गई। अब 684.9 उसकी कॉस्ट। यहां तक की बात में